नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत में अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो हालांकि जिले में नए कोरोना मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और अभी भी हमें सावधानी की आवश्यकता है। मंगलवार खबर लिखे जाने तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जिले में 52 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 85 मरीज ठीक हुए और इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या 341 हो गई। मंगलवार खबर लिखे जाने तक जहां एक और कोरोना के 52 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर 85 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,097 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,155 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 341 एक्टिव केस हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी जिले में अब तक 2,18,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग के होने वाली असुविधा को देखते हुए सरकार ने उन्हें वाहन की सुविधा प्रदान करने का फैसला लिया है। कोई भी दिव्यांग या बुजुर्ग अपने नजदीक वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए वाहन की सुविधा ले सकता है, जो उन्हें घर से लेकर जाएंगे और वापस घर पर छोड़कर आएंगे। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग लें, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही कारगर हथियार है। कम हो रहे हैं। अभी आज की डेट में हमारे पास 341 केसेस एक्टिव केसेस हैं और कल हमें 52 केसेस देखने को मिले हैं, तो इसलिए हमें सावधानी अभी भी बरतनी है। वैक्सीनेशन पे ज़ोर देना है। वैक्सीनेशन हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2,18,000 से प्लस डोसेस हम लगा चुके हैं और 1-2 दिन के अंदर ही जो 18+ की जो डोजेज़ हैं वो हमें पूरी तरह से मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो उस पर भी हम पूरा ज़ोर देंगे सभी को वैक्सीनेशन कराने के ऊपर। और जो अब हमारा जो कैंप्स चल रहे हैं और जो वैक्सीनेशन सेशन साइट्स चल रही हैं, उस पे जो दिव्यांग हैं और जो सीनियर सिटीजन्स बचे हुए हैं उनके लिए व्हीकल प्रोवाइड की जा रही है। तो दिव्यांग जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको घर से लाने की और वैक्सीनेशन करा के वापस घर छोड़ के आने की सुविधा दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की और मेरा दोबारा सभी से यही अनुरोध है कि जो कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो करते रहें, केसेस कम होने पर लापरवाही ना बरतें और वैक्सीनेशन जब भी हमारे पास सेशन साइट्स खुलते हैं, डोजेज आ जाती हैं, तो अपना वैक्सीनेशन सुनिश्चित। केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी द्वारा मोबाइल बैंक एटीएम सेवा शुरू की गई है। आपको बता दें कि ये प्रदेश की पहली मोबाइल वैन है और इससे एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये निकाले जा सकेंगे। इस मोबाइल वैन को बैंक महाप्रबंधक सुरेश पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस वैन का विभिन्न क्षेत्रों के लिए शेड्यूल भी जारी किया गया। भिवानी में प्रदेश की पहली मोबाइल बैंक एटीएम सेवा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस अनोखी पहल की शुरुआत केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी द्वारा की गई है तथा इसमें एक बार में 10,000 रुपये निकालने की छूट रहेगी। इसी के साथ साथ मोबाइल वैन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बैंक के अधिकारियों के अनुसार शहर में एक सप्ताह के लिए वैन प्रतिदिन सुबह 7 से 9 बजे तक मोबाइल एटीएम वैन फैंसी कॉलोनी के पार्क के पास रहेगी। शाम को 3:30 से 6 बजे तक सेक्टर 13 मार्केट में रहेगी तथा अगले सप्ताह से यह चौधरी बंसीलाल पार्क, अनाज मंडी, दादरी गेट, बीटीएम चौक और वैश्य कॉलेज के आसपास खड़ी होगी तथा आसपास के लोग अपने एटीएम की सहायता से रुपए इसमें निकाल सकते हैं। वहीं बैंक महाप्रबंधक सुरेश पाल जी ने बताया कि भिवानी जिले में यह अनोखी पहल है और प्रदेश की इसकी शुरुआत भिवानी से की गई है। इस एटीएम से एक बार में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तथा इससे आम नागरिकों को फायदा होगा। वे उन्हें पैसे निकालने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। घर के पास ही आपके क्षेत्र में एटीएम मोबाइल वैन पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नाबार्ड स्कीम के तहत इस मोबाइल एटीएम की शुरुआत की गई है। फिलहाल इसकी शुरुआत भिवानी से की जा रही है तथा बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। मैं समझता हूं कि भिवानी शहर में ये पहली मोबाइल एटीएम है जिसके माध्यम से शहर के लोगों को और निकासी की सुविधा होगी। यानी कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं हम घर जाके और सुविधा ये उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रमुख स्थान है जो नगर के, उसमें ये हमारी मोबाइल एटीएम जाएगी और वहीं पर लोगों को कैश की सुविधा मिलेगी। जो सरकार का एक सपना है मोदी जी का और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर का कि लोगों को कैश ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है तो ई ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा आज सहकारी बैंक द्वारा कदम उठाया गया है तो लोगों को अपने घर पे ही पैसे मिलेंगे, ऐसी सुविधा हमने प्रदान की है। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक की मोबाइल एटीएम आज शुरू हो गई है।
क्षेत्र के किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कपास की खेती से संबंधित हिदायतें जारी की गई हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने 1 से 15 जून तक कपास की खेती का सही समय बताते हुए पानी लगाने संबंधी भी विशेष सुझाव दिए हैं। जून का महीना आते ही किसानों द्वारा अपनी फसल की पूरी निगरानी रखनी आवश्यक होती है। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीना द्वारा कपास की खेती के लिए किसानों को सुझाव दिए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा किसानों को कपास की खोदी कसीले से या ट्रैक्टर की सहायता से करने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने बताया कि कपास में खुला पानी 40 से 50 दिन बाद ही लगाएं। व टपका विधि के द्वारा भी पानी 3 से 4 दिन में ही लगाएं। वह जड़गलन रोग से प्रभावित पौधों के आसपास के स्वस्थ पौधों में कार्बेडाइजम का घोल बनाकर 400 से 500 मिलीलीटर जरों में डालें। वहीं उनके द्वारा किसानों से कपास की फसल में प्रयोग किए गए सभी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों की संपूर्ण जानकारी रखने की बात भी कही गई। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अभी जो टाइम है वो थ्रिप्स का है। जो थ्रिप्स है वो काफ़ी अटैक कर रहा है कपास की फसल में, जिसको हम चूड़ा भी बोलते हैं। भूरे भूरे रंग का जो है कीड़ा होता है, पत्तियों के निचली सतह पे हम देखेंगे उसको उल्टा करके तो वो रस चूसता हुआ मिलेगा। बिल्कुल ही छोटे साइज़ का कीड़ा है ये। तो इसके लिए हमें क्या है, एक तो आर्थिक कगार जो है उसका ध्यान रखना है। इसकी आर्थिक कगार होती है 10 जब थ्रिप्स हैं वो एक पत्ते पे मिले तो उसके बाद ही छिड़काव की आवश्यकता है। उससे अगर नीचे इनकी संख्या है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर 10 से ज़्यादा ही हमें मिलते हैं एक पत्ते पे तो भी हमें किसी अन्य कीटनाशक की बजाय जितना संभव हो सके उतना नीम आधारित जो कीटनाशक है उनका ही छिड़काव करना चाहिए। जितना भी कोशिश हो, जितना पॉसिबल हो, वो 2-3 जो स्प्रे हैं वो नीम आधारित जो कीटनाशक हैं जैसे निम्बिसिडीन है, अचूक है, इनका ही स्प्रे करना चाहिए। इसका क्या कारण होता है कि जो भी अगर हम किसी अन्य कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो जो उसके जो प्राकृतिक हमारे मित्र कीट हैं जो कि जो हानि पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनको जो ये है उन पे फीड करते हैं, उनको खा जाते हैं। उन पे ये अन्य कीटनाशक करते हैं तो वो उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो आगे जैसे जुलाई अगस्त में हरा तेला है, सफ़ेद मक्खी है अगस्त सितंबर में, तो उन रस चूसने वाले कीड़ों की संख्या फिर ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे मित्र कीट की संख्या कम होती है, मर जाते हैं तो इसलिए जो है जितना हो सके, संभव हो सके, नीम आधारित जो कीटनाशक है उनका स्प्रे करें। और इसकी मात्रा हमें कितनी रखनी है कि 1 लीटर जो निम्बिसिडिन है वो 150 से 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है। और अगर हमें लगे कि अभी कीड़ों की संख्या और ज़्यादा हो रही है तो हम इसके 2-3 स्प्रे कर सकते हैं। छोटी काशी यानी कि भिवानी जो कि मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है, यहाँ के भक्तों की आस्था और श्रद्धा भी देखते ही बनती है। लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ के मंदिर पिछले करीबन 2.5 महीने से बंद थे और आज नगर के धार्मिक स्थलों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। इतना ही नहीं, जैसे ही भक्तों तक मंदिर खुलने की सूचना पहुंची, भक्त भी अपने भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच गए। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान करीब 75 दिनों से बंद रहने के बाद धार्मिक स्थलों के कपाट खोल दिए गए हैं। जैसे ही शहर में मंदिर खुलने की सूचना भक्तों तक पहुंची तो सभी भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। शहर के जोगी वाले मंदिर, हनुमान झोड़ीधाम मंदिर, देवसर माता मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और उन्हें नमन किया। वहीं जोगीवाला मंदिर व हनुमान ढाणी क्षेत्र हनुमान झोड़ीधाम मंदिर में लोगों द्वारा कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस की पालना करते हुए भगवान के दर्शन किए गए। वहीं महंत चरणदास जी महाराज ने बताया कि लॉकडाउन के बाद मंदिर खुले हैं। उन्होंने सभी भक्तों से अपील की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आम नागरिक महामारी से बचे रहें। महाराज जी ने बताया कि सभी के स्वस्थ होने की कामना के साथ मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना भी की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर में आने वाले भक्तों को मास्क पहनकर आना आवश्यक है। वह मंदिर में 2 गज की दूरी की पालना की जाएगी और उसके साथ साथ मंदिर में सैनिटाइज की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ भिवानी के देवसर धाम मंदिर के कपाट भी खुल गए हैं। वहां आने वाले भक्तों के लिए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर के पुजारी कंवरपाल व विक्रम ने बताया कि देवसर धाम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं तथा सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए उचित व्यवस्था भी कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद लगभग 1 महीने के बाद में मंदिर खुले हैं। मंदिरों में कोई चहल पहल नहीं है। हम भी ये चाह रहे हैं कि लोग अभी बीमारी का थोड़ा बहुत असर है तो बचे रहें। मंदिरों में आना भी ज़रूरी होता है कि भगवान से हम सब ने मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी कोशिश, एक संकल्प, एक प्रार्थना भी की है कि हर जगह आदमी स्वस्थ रहे और भगवान से हम उनके कामना भी करते हैं और अपने आप को बचाए रखें। आगे आने वाली तीसरी लहर आए या कम आए, ज़्यादा आए, उससे भी हमने अपने आप को बचाना है, बच्चों को बचाना है। तो मंदिर से प्रार्थना है, मंदिर में हम प्रार्थना भी करते हैं। मंदिर में ऐसे अपना जो भी अपनी कामनाएं होती है वो यही रहनी चाहिए कि बीमारी हमारे जीवन में न आए और सबके। देवसर धाम के खुले कपाट
होंगे सभी भक्तों के दर्शन। सरकार के आदेश अनुसार आज देवसर धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और सभी भक्तों की दर्शन के लिए व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। सभी भक्तों को सैनिटाइजर करके दर्शन करवाए जाएंगे और एक साथ में 21 भक्त दर्शन कर सकेंगे, ये सरकार का आदेश है। और सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि मास्क लगाकर आएं और सभी भक्तों की मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करें। जय माता दी सभी भक्तों को। मैं देवसर दुर्गा मंदिर से विक्रम पुजारी। सभी भक्तों को एक सूचना देनी थी। कल 7 जून से माता का दरबार खुल चुका है। जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आना चाहे आ सकता है और श्रद्धालु हरियाणा सरकार के नियम अनुसार 21 श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकते हैं। और मैं श्रद्धालुओं से ये अपील करना चाहूँगा, मास्क लगाकर आए, वह 2 गज की दूरी कम से कम रखें। बीते दिनों योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा चिकित्सकों के लिए दिए गए बयान को लेकर नगर में भी विभिन्न संगठनों ने बाबा रामदेव का काले झंडे दिखाकर विरोध किया। आपको बता दें कि बाबा रामदेव सोमवार शाम नगर में पहुंचे थे। इस दौरान विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनका बहिष्कार किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि हाल ही में एक वीडियो में रामदेव योग करते हुए डॉक्टर, अध्यापकों, इंजीनियरों के खिलाफ बोलकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। इससे लोगों में बाबा के विरुद्ध तीव्र आक्रोश है। इसी कड़ी में मंगलवार को विभिन्न जन संगठनों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, किसान सभा, अध्यापक संघ व जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने महम रोड पर बाबा रामदेव का बहिष्कार करके उन्हें काले झंडे दिखाए तथा विरोध में जोरदार नारे लगाए। इन संगठनों की ओर से डॉक्टर करण पूनिया व उनके साथियों के नेतृत्व में कार्यकर्ता महम रोड पर इकट्ठे हुए और रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। मैं डॉक्टर करण पूनिया, IMA राज्य प्रधान, आज बाबा रामदेव जो एक लाला बन चुका है, जो ढोंगी बाबा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आया हूँ और उनके खिलाफ हमने नारे लगाए हैं, काले झंडे दिखाए हैं। उसकी हर जगह जहाँ जहाँ हो जाएगा, हमारे डॉक्टर्स और बाकी किसान और जिस वर्ग का उन्होंने अपमान किया है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबका उसने अपमान किया है। गवर्नमेंट के टीकाकरण के विरुद्ध उसने टिप्पणी की है। गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके विरुद्ध उसने टीकाकरण के लिए और उसके पॉलिसी के विरुद्ध में उन्होंने बातें बोली हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं DC से और SP से निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आज भिवानी में घूम रहा है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर डालना चाहिए। देखिए, आज जो वीडियो आया है रामदेव की तरफ से, वो इंजीनियर को भी नकली बता रहा है, पायलट को भी नकली बता रहा है, डॉक्टर को भी नकली बता रहा है, अध्यापकों को भी नकली बता रहा है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है और देश में अंधविश्वास फैला रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, यहाँ का प्रशासन उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हम किसान सभा के लोग जनता के साथ हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस ढोंगी बाबा ने जो डॉक्टरों के बारे में बोला है, टीचर्स के बारे में बोला है, इंजीनियर के बारे में बोला है, तो इसके खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर किया जाए। रामदेव ने जहाँ डॉक्टरों, इंजीनियरों, टीचर्स के प्रति जो बयान दिया है, आज वो वायरल हुई वीडियो, हम लोगों ने भी अपने कार्यकारिणी में डिस्कस किया है उसका। वो बहुत ही निंदनीय है। केवल और केवल कुछ पैसा होने पर इसको खुद दिखाई देता और कोई भी दिखाई नहीं देता। यो 5-7 जिसा भी पढ़ा है, हमने मास्टर पढ़ाया होगा, बोलन जोगा लिखने जोगा हमने बनाया होगा यो, और यो हमारा मजाक उठाता है। मतलब गुरु का मजाक तो कोई भी नहीं करता, तो इसका मतलब इसका कोई शर्म लिहाज है नहीं। बड़ा ढोंगी बाबा है यो। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज भवन निर्माण कामगार यूनियन द्वारा लघु सचिवालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल में अपनी रोजी रोटी की समस्या के हल सहित अनेक मांगों संबंधी प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी उन्होंने जिला उपायुक्त को सौंपा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण लोगों के जरा सी ढील मिलते ही विकराल रूप धारण कर रहा है। इसी कड़ी में आज कोरोना काल में मेहनतकश जनता के स्वास्थ्य व रोजी रोटी की समस्याओं हेतु भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा द्वारा VC को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाए जाने, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के पूरे इंतजाम किए जाने, सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने व गैर कोरोना संक्रमित मरीजों का भी सरकार
सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने तथा अगले 6 महीने तक प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाए जाने सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। और भवन निर्माण कामगारों का 2 ज्ञापन देंगे, एक प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन है और एक डिप्टी सीएम का नाम ज्ञापन है। और उस ज्ञापन में मुख्य मांग यह है कि इस कोरोना आपदा में मजदूरों को जो आर्थिक सहायता देनी चाहिए वो सरकार विफल रही है। लॉकडाउन तो लगा दिया लेकिन उसके दौरान जो काम करना चाहिए उसमें एक भी नहीं किया गया। तो 7,500 रुपये प्रति परिवार को जो करदाता नहीं उनको दिया जाए। फ्री वैक्सीन, फ्री ऑक्सीजन, फ्री सारी चीज़ें ये आम जनता की पहुंच में होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी और कमी ये आप लोगों को लॉकडाउन में देखी गई है। और गरीब आदमी का जो मतलब एक रेट भी तय किया प्राइवेट का, वो गरीब आदमी नहीं दे सकता। इन सारी चीज़ों को सरकार को बंदोबस्त करना चाहिए। और आज का हमारा प्रोग्राम पूरे हरियाणा के अंदर है। 8 जून का ये जो ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉकों में तहसीलदार और एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिए जाएंगे। इसमें हमारी मुख्य स्तर पर मांग ये है, सरकार ने 1 महीना हो गया है कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगाया है और किसी भी मजदूर को निर्माण के क्षेत्र में या किसी अन्य मजदूर को किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं दी है सरकार ने अभी तक। और कोरी लफाजी करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गांव में भी उन्होंने जो सेंटर बनाए वहाँ चारपाई डाल दी। चारपाई के अंदर जाके देखोगे आपको वेंटिलेटर की जैसी कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है और कोई नर्सेज नहीं है जो संभाल सके। ठीक टाइम पे वहाँ पे दवाई भी नहीं मिलती है। ऊपर से लॉकडाउन लगा रखा है, तो काम का मंदा वैसे ही है। नगर के सामान्य अस्पताल में इलाज कराने वाले क्षेत्रवासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। क्षेत्र में कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण के बाद अब नगर के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जहां सामान्य ओपीडी का समय 8 से 2 बजे तक रहेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों का समय 9 से 4 बजे तक का रहेगा। भिवानी क्षेत्रवासियों के लिए कोरोना महामारी पर नियंत्रण तथा दैनिक आधार पर संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद जिले के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल व स्वास्थ्य केंद्रों पर नियमित ओपीडी की स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि कोरोना मामले में कमी होने के बाद चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार से नियमित ओपीडी सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें इलेक्ट्रो सर्जरी को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए आगामी आदेशों तक इलेक्ट्रो सर्जरी का कार्य होल्ड पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सामान्य ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों पर स्वास्थ्य केंद्रों का समय 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आम नागरिक कोरोना से निपटने के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको अवश्य फॉलो करें। कोविड के केसेस अब कम हो गए हैं और इसी के साथ ही सिविल हॉस्पिटल में और फील्ड में भी ओपीडीज़ जो हैं पहले की तरह शुरू कर दी गई हैं। आज 8 तारीख से ओपीडीज़ जो हैं वो फुल फ्लैश चलेंगी। मेरी लोगों से यही अपील है कि ओपीडी में जब आएँ दिखाने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर पहने और हैंड सैनिटाइजेशन पे पूरा जोर दें। मैम क्या टाइमिंग रहेगी ओपीडी में? क्या ओपीडी में आने का क्या समय रहेगा मैम ओपीडी खोलने का? ओपीडी वही 8 सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की जो टाइमिंग्स हैं समर टाइमिंग्स वो ओपीडी टाइमिंग्स रहेंगे और सारी ओपीडीज़ फुली फंक्शनल रन करेंगी। तो गाँव में जो पीएचसी सीएचसी थी जो रूरल एरिया बनने वो भी खोल देंगे। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल।